हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एपी एंड जीपी यानी कि समानांतर और गुणोत्तर श्रेणी को देखेंगे। ये जो क्लास आपका चल रहा है वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसके जो आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें रिपीट होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक संख्याओं का समूह दिया गया है। संख्याओं के समूह को ही हम लोग श्रेणी या फिर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो सीरीज है इसको गौर से देखिए और इसको पहचानने का प्रयास करिए कि यह जो सीरीज है वो आपका एपी में है कि जीपी में, यानी कि यह समानांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी। पहचान देखिएगा क्या होगा। अगर किसी श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वह श्रेणी समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो यहाँ देखते हैं 10 और 13 में अंतर कितना का है, 3 का। 13-16 में अंतर कितना का है, 3 का। किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखिए 37 और 40 में अंतर कितना का है, 3 का। यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, मतलब यह जो श्रेणी होगा वह आपका समानांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, समानांतर श्रेणी के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे वह है एनमा टर्म ज्ञात करने के लिए। तो पहले इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ना ए का वैल्यू 10 होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई डी का वैल्यू क्या होगा, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो लगातार पदों में अंतर कितना का है, 10 और 13 में 3 का, 13-16 में 3 का। तो डी का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 3। बहुत ही आराम से पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है। डी का वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे निकालिएगा, किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा के। तो 13 में से 10 माइनस करिए, 3 हो जाएगा, या 16 में से 13 माइनस करिए, 3 हो जाएगा। किन्हीं मतलब किसी अगले पद में से पिछले पद को घटाइएगा तो अंतर पता लग जाएगा। तो डी का वैल्यू पता लग गया है। अब आगे देखिए, अगर आपसे इसमें बोला जाए कि टीएन का वैल्यू क्या है, अच्छा टीएन को ही आपको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो एनमा टर्म या फिर लास्ट टर्म क्या है, तो इस सीरीज को गौर से देखिए। इस सीरीज का जो टीएन है यानी कि लास्ट टर्म है वो आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका 40 है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में टीएन का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमसे लास्ट टर्म पूछा गया है, ठीक है। लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 40 है। आगे देखिए, आपसे यहाँ पे ना अगर पूछा जाए कि एन का वैल्यू क्या होगा, एन मतलब क्या होगा, एन का मतलब होगा कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो आइए नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू क्या है, 11। हर एक टर्म को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो एपी और जीपी के क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान आपके सामने आएगा। तो यह सब चीजें आपके सामने आएगी, ए आएगा, डी आएगा, टीएन आएगा, एन आएगा। इन सब का मतलब आप समझ चुके हैं। ए का मतलब क्या होगा, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे। टीएन का मतलब क्या होगा, जो एनवा टर्म होगा, यानी कि जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग टीएन से डिनोट करेंगे। डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस, यानी पदों में अंतर कितना का है। और एन का मतलब क्या होगा कि इस श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म कितना है, पदों का संख्या कितना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जो पहला फॉर्मूला आपको यहां पे याद रखना है वह है टीएन निकालने का। यानी कोई भी जो श्रेणी दे रखा हो उसका एनवा टर्म यानी अंतिम पद कैसे निकालिएगा। तो एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब आपको पता है पहला पद, एन का मतलब पदों की संख्या, और डी का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके किसी भी समानांतर श्रेणी का एनवा टर्म आप ज्ञात कर सकते हैं कि एनवें स्थान पर कौन सा संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें यह ज्ञात करना है कि इस श्रेणी के, देख लीजिए यहाँ पे, इस श्रेणी के छठे स्थान पर, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे स्थान पर कौन सा नंबर है, 25। तो हमें पहले से ही पता है कि छठे स्थान पर कौन सा नंबर है। अगर इस सीरीज में हमें यह नहीं पता होता कि छठे स्थान पर कौन सा नंबर है और हमें ज्ञात करना होता तो हम कैसे ज्ञात करते। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, T6
यानी कि छठा पद। T6 ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है। चलिए, तो a का वैल्यू इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 10, तो a के स्थान पर लिखेंगे 10 प्लस n के स्थान पर क्या होगा, तो छठा पद ज्ञात करना है, मतलब n का वैल्यू 6 होगा। मतलब इस सीरीज में पदों का संख्या कितना होगा, 6 हो जाएगा। जो भी पद आपको ज्ञात करना होगा, Tn यहाँ n के स्थान पर क्या लिए हैं, 6, तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्या होगा, 5 इंटू डी का वैल्यू कितना, देख लीजिए इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू आपका 3 है, यहाँ पे लिखिए 3, 5 दिया 15 और 10 कितना आ गया, 25। देख लीजिए यहाँ पे जो छठा पद है वह कितना है, छठा पद आपका 25 है। ठीक है, चलिए इसी तरह से इस श्रेणी को अगर लिखा जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 20वां पद क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं 20वां पद। अभी तक तो 11 पद है, आगे अगर डॉट डॉट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इस श्रेणी का 20वां पद बताइए कि क्या होगा, मतलब T20 का वैल्यू हमें बताना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, a, तो a के स्थान पर कितना है 10 प्लस n-1, तो n के स्थान पर क्या लेंगे 20, तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का वैल्यू 20, तो 20 में से 1 माइनस करिए 19 इंटू डिफरेंस कितना का है 3 का, 19 दिया 57 और 10 कितना 67, यानी यह जो श्रेणी है उस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वह क्या होगा आपका, 20वां पद आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, यह जो समानांतर श्रेणी है इसी तरह से अगर लिखा जाएगा तो इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वह आपका क्या होगा, 67 होगा। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जैसे 20वां पद निकालना होगा ना, तो 20 माइनस 1 यानी 19d, तो a प्लस 19d। ठीक है, 7वां पद निकालना होगा तो a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद तो n के जगह 7 लेंगे, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू डी हो जाएगा। अगर 13वां पद तो a प्लस 12d, 12वां पद तो a प्लस 11d, क्योंकि n में से आप क्या कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। जो भी पद निकालना होगा -1 हम लोग करेंगे। जैसे 16वां पद, तो 16 माइनस 1 करिए, यानी कि a प्लस 15d, इससे क्या निकलेगा, इससे आपका 16वां पद निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कि श्रेणी का आपका दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए 67 है ना, 67 है, तो अगला पद जो होगा वह क्या होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ना आपका एनवा टर्म दे दिया है कि भाई इस श्रेणी का जो एनवा टर्म है उसका वैल्यू कितना है, एनवा टर्म का वैल्यू 70 है। ठीक है, चलिए आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। tn का वैल्यू दे दिया तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, tn, तो एनवा टर्म कितना दे रखा है, इस बार 70 दे रखा है। a के जगह 10 प्लस n-1, तो n का वैल्यू नहीं पता है, तो n-1 इंटू डिफरेंस कितना का, डिफरेंस आपका 3 का। अगर क्वेश्चन में एनवा पद ही दे दे कि भाई एनवा पद इतना है, तो आप बताइए कि श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो एनवा पद दे दिया है तो इसके स्थान पर जो इसका वैल्यू होगा उसको रख देंगे, बाकी का जो कैलकुलेशन है करेंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। कैलकुलेट करिए, 10 माइनस करेंगे 70 में से कितना हो जाएगा, 60 बराबर n-1 इंटू 3 है, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 20 हो जाएगा, n-1 का वैल्यू 20, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि श्रेणी में जो पदों का संख्या होगा वह कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस फॉर्मूला के मदद से जो है आप एनवा टर्म भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में एनवा टर्म देगा तो आप a का भी मान निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के 1 2 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3-4 वेरिएबल है, इसमें से किसी 3 का मान देकर के चौथा आपसे पूछेगा, आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला आपको यह याद रखना है कि Tn बराबर क्या होगा, Tn बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब आगे चलिए, आगे एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, वह फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है इस श्रेणी में यानी AP के अंदर, वह क्या है, सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों का योग। n पदों का योग क्या होगा, इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस क्या होगा, n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं n पदों का योग। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, इस तरीके से यह भी आपका होगा n पदों का योग। ओके, तो अगर पहला और अंतिम पद पता हो ना तो सीधे इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी आप n पदों का योग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का उपयोग करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। n पदों का अगर योग निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, और अगर पहला और अंतिम पद पता होगा तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
समानांतर श्रेणी बोल भी रखा है, और श्रेणी को अगर गौर से देखिएगा तो पता भी चलेगा कि यह जो श्रेणी है वो आपका समानांतर श्रेणी में है। ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, ए का वैल्यू पहला पद क्या है 142, आराम से समझते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू बताइए क्या होगा, डी का वैल्यू कितना का अंतर चल रहा है, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करिए 6 का। हमसे क्या पूछा है, 12वां पद, 12वां पद पूछा है, यानी कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद क्या होगा, ए प्लस 11d, तो ए का वैल्यू 142 प्लस क्या होगा 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है 66। 142 प्लस 66, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 और 2 8, यानी कि 208, अंतिम में 8 वाला एकमात्र ऑप्शन है। तो विकल्प सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करिएगा, हमें क्या निकालना है, 12वां पद यानी T12 का वैल्यू, फॉर्मूला होगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो a के जगह पहला पद 142 प्लस एन माइनस 1, 12वां पद निकालना है तो 12 माइनस 1 11 इंटू डिफरेंस 6 का दे रखा है। 12वां पद यानी a प्लस 11d का मान पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताना है, 17 है, 22 है, 27 है, 32 है, इस श्रृंखला का 20वां पद बताना है। 20वां पद क्या होगा, a प्लस 19d, तो a का वैल्यू 17 प्लस 19 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना का डिफरेंस है, 22 में से 17 माइनस करिए 5 का, 19 पंचे 95 प्लस 17 कितना हो जाएगा 112, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें, 20वां पद निकालना है, T20 का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, T20 का वैल्यू a प्लस 19d, a प्लस क्या होगा 19d, n के जगह 20 लिखेंगे तो 20 माइनस 1 करिएगा तो 19 ही तो आएगा ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112। आगे चलिए, इस तरह का ही बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी बोला गया है कि यह जो श्रेणी है वह समानांतर श्रेणी में है। अगर नहीं भी बोला जाएगा तो श्रेणी के पदों के अंतर को देख के हम बता सकते हैं। इसका 10वां पद निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू तो √2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस क्या निकालना है 10वां पद, तो 9d हमारा आंसर होगा। तो a प्लस 9 गुना d, d का वैल्यू क्या होगा, प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाइए, तो 3√2 में से √2 घटाइए, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, यही तो आपका डिफरेंस हो जाएगा ना। अगले पद में से पिछले पद, 5√2 में से 3√2 माइनस करिए 2√2, यानी किसी भी अगले पद में से उसके पिछले पद को माइनस करिएगा तो डिफरेंस निकल जाएगा। हमें बताना है 10वां पद, तो a प्लस 9d ही होगा। 9 दूना 18√2, यही तो होगा। √2 में कितना ऐड करना है हमें, 9 दूना 18√2, तो 18√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 19√2, यानी विकल्प डी जो है वह आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 10 संख्याओं का पहले 10 पदों का योग बताना है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमें 10 पदों का योग बताना है, ठीक है, यानी सम ऑफ एन टर्म का क्या फॉर्मूला आपने क्या देखा था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका भी फॉर्मूला जो है बहुत उपयोगी है, ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला है। इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें योग ज्ञात करना हो, सम ऑफ एन टर्म ज्ञात करना हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा सा, a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू -3 है, ठीक है। चलिए d का वैल्यू क्या होगा, प्रत्येक पिछले पद में से कोई भी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करिए, तो -8 में से माइनस क्या करेंगे -3, तो -8 माइनस माइनस प्लस +3, -8 + 3 क्या हो जाएगा -5, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा चिन्ह बड़का का, तो -5, तो डी का वैल्यू कितना हो गया -5। किसी भी अगले पद में से पिछले पद को हटाइए ना, -18 में से -13 करिए, -18 -13 यानी +13 हो जाएगा, -18 + 13 -5 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू क्या होगा, कितने पदों का योग निकालना है 10 पदों का, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितने पदों का हमें योग चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला के ऊपर लेके जाइए, हमें यहाँ पे क्या बताना था, पहले 10 पदों का योग यानी कि सम ऑफ 10, यही तो n/2, n के जगह क्या है 10, तो 10/2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, n/2, n का वैल्यू 10, 10/2 5 इंटू 2a, तो -3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा -6 प्लस n-1, तो n-1, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 10, 10 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 इंटू डिफरेंस कितना का -5 का, ठीक है। चलिए कैलकुलेट इसको करिए,
यहाँ पे आपका 5 है तो 5 रहेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 9 पंचे 45, -45 -6 कितना हो जाएगा, -51 हो जाएगा। देख लीजिए यह 9 पंचे 45 -45 -6 -51, -51 गुने 5 -255, यानी कि यहाँ पे ना 10 पदों का योग हो जाएगा माइनस का 255, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन पदों का योग निकालने के लिए बोला जाए उसको भी हम लोग बता सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ना 10 पदों का योग दे दिया होता तो हम क्या करते, यहाँ पे रखते 255 और आगे हमसे चाहे डिफरेंस पूछता या फिर कुछ और पूछता, पहला पद पूछता, कुछ भी पूछता, हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वह गुणोत्तर श्रेणी का है, जीपी का है। यहाँ जो श्रेणी है वो आपका किस में है, जीपी में है। अब जीपी को भी हम लोग समझते हैं, गौर से देखिएगा। इस श्रेणी के पदों को 3 है, इसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 12 है, इसके बाद देखिए डॉट 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 इस तरीके से है। अगर इसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता ना तो यह समानांतर श्रेणी में होता। तो 3 और 6 में कितना का अंतर, 3 का अंतर। 6 और 12 में कितना का अंतर, 6 का। यहाँ पे अंतर है 3 का, यहाँ अंतर क्या है 6 का, यानी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। दैट मीन्स यह जो श्रेणी है वो आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए क्या इसका रेशियो समान है। रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग करके। तो 6 में 3 से भाग करिए, कितना आया, 2 आया। फिर 12 में 6 से भाग करिए, कितना आया, 2 आया। कहने का मतलब है कि 2 पदों का जो अनुपात है वह आपका गुणोत्तर श्रेणी में बराबर होता है। यानी गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणात्मक वृद्धि होता है। क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, गुणात्मक वृद्धि होता है। तो समानांतर श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में पिछले पद का है ना, प्रत्येक अगले पद का पिछले पद से जो है वह आपका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप 6/3 करिए 2 आएगा, 12/6 करिए 2 आएगा। अब अगर कोई श्रेणी जो है वह जीपी में है, पता लग गया, कैसे पता लगेगा, गुणात्मक वृद्धि हो रहा होगा तो जीपी में 3 दूना 6 दूना 12। तो इसमें सबसे पहले जो ए का वैल्यू होगा वह क्या होगा, इसका ए का वैल्यू तो 3 होगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे सार्व अंतर निकालते हैं, यहाँ पे सार्व अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे कि कितना गुना वृद्धि हुआ है। कैसे निकालेंगे, प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग करके। तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या है, यहाँ पे 2 का रेशियो है। आगे चलिए, अब यहाँ पे ना जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एनवा टर्म ज्ञात करने के लिए, टी एन बराबर वह होता है आपका ए इंटू आर। ठीक है, ए इंटू आर टू द पावर n-1, यही होता है। ठीक है, क्या होता है आपका a इंटू आर टू द पावर n-1। यहाँ हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, यानी t5 का वैल्यू चाहिए। 5वें स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले a का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 3 है, इंटू आर का वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू n-1। 5वां पद निकालना है तो n का वैल्यू 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 का पावर 4 16, 16 × 48, यही आपका इस श्रेणी का क्या होगा, यही आपका इस श्रेणी का 5वां पद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमसे इस श्रेणी का 7वां पद पूछता तो हम क्या करते, 7वां पद तो a के जगह क्या लेते, 3, इंटू आर के जगह क्या लेते हैं हम, 2, और n के स्थान पर 7वां पद निकालना है तो n के स्थान पर 7, तो 7 - 1 6 हो जाता है। 2 का पावर 6 64, 64 × 3 192, जो भी वैल्यू होता वो आपका क्या हो जाता है, इस श्रेणी का 7वां पद हो जाता। ठीक है, तो आपसे जीपी में भी अगर एनवा टर्म पूछे तो उसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। एनवा टर्म यानी कि 5वां पूछा जा सकता है, 10वां पूछा जा सकता है, 20वां, इस श्रेणी के आधार पर आपसे कोई भी टर्म पूछा जा सकता है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या यह क्वेश्चन आपका जो सीरीज है वह गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। हाँ सर, यह भी श्रेणी जीपी में है। देख लीजिए, गुणात्मक वृद्धि हो रहा है, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, ए का वैल्यू 16 है। अच्छा, रेशियो क्या है, आर क्या है, प्रत्येक अगले पद में पिछला से भाग करिए, 32/16 2 का। ठीक है, हमें क्या बताना है, 11वां अंक, यानी कि T11 का वैल्यू चाहिए। ठीक है जीपी में, किस में है, जीपी में। 11वां पद निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू, तो a के जगह 16 इंटू आर के जगह 2 और पावर n-1, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। अब 2 का पावर 10 करिए, 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64 128 256 512 1024, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 2 के पावर 10 का वैल्यू 1024। 1024 में 16 से गुना करिए तो 16 चौके 64, 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 यहाँ पे क्या होगा, 16 चौके 64, 4 हासिल कितना 6, 16 दूना 32 और 6 38, 8 हासिल
3, यहाँ पे 16 में 0 से गुना करेंगे 0 रह जाएगा, यानी 3 यहाँ पे, और 16 एकम 16, 16,384, 16,384 यानी विकल्प बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a इंटू आर टू द पावर n-1। बस आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करिए। यह श्रेणी किस में है? यह श्रेणी आपका जीपी में है, और जीपी में टीएन बराबर क्या होता है? टीएन बराबर होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1। a गुना आर करना है और इसका पावर n-1 करना है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या पूछा है? पदों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन में ना हम लोगों से n का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। दिया क्या है इस क्वेश्चन में? टीएन का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? एनवा पद क्या है? 512 है। एनवा पद यानी अंतिम पद क्या दे रखा है? 512 दे रखा है। क्या पूछा है हम लोगों से? एन का वैल्यू पूछा है। आइए यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं। अच्छा, आर कितना है? आर का वैल्यू सार्वनुपात, अगर बात जीपी की हो रही है तो सार्वनुपात बराबर होगा क्या है? 8/4, 2 हो जाएगा। प्रत्येक अगले पद में पिछला पद से भाग करिए, यहाँ से जीपी में आपका आर का वैल्यू निकल जाता है। आर मतलब होता है रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? अगले पद में पिछले पद से भाग करके। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? टीएन बराबर a इंटू आर टू दी पावर n-1। तो टीएन का वैल्यू क्या है? 512। एनमा टर्म तो दे रखा है 512, मतलब टीएन का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया, बराबर a इंटू, तो a के जगह क्या है? a के जगह हम लेंगे 4 इंटू आर के जगह आर का वैल्यू कितना है? 2 पावर n-1। चूंकि n का वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें यह पता करना है कि अगर 512 तक इस सीरीज को लिखा जाए तो फिर इसका जो है वह उसमें पदों का संख्या कितना होगा। 4 से काटिए, गुना में ही इधर आएगा तो भाग में, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 4 दूना 8, 4 8 32, 128, और बराबर में 2 का पावर n-1 है। अब 128 को 2 के फॉर्म में लिखिए, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 7 128 होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 16 32 64 128। हाँ, तो 128 के लिए 2 का पावर 7 लिखेंगे, बराबर इधर क्या है? 2 का पावर n-1। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। 7 बराबर कितना? n-1, -1 इधर आके साथ में जुटेगा तो 8 हो जाएगा, बराबर n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आपका 8 आ गया। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके ना आप क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप एनमा टर्म भी निकाल सकते हैं, या फिर एनमा टर्म दे दे उस केस में आप यहाँ पे एनमा टर्म अगर दे दे उस केस में आप जो है वह एन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एन का मतलब क्या होगा? इसमें पदों का संख्या कितना है, और टीएन का मतलब क्या होगा कि जो आखिरी पद है उसका वैल्यू क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। समानांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको। समानांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b/2। अगर दो संख्या हो, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 संख्या होगा तो a प्लस b प्लस c/2। औसत होता है जस्ट 4 संख्या तो a प्लस b प्लस c प्लस d/4। उसी तरीके से जो गुणोत्तर माध्य होता है, यानी इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो संख्या है तो रूट अंडर ए बी, अगर 3 संख्या है तो क्यूबिक रूट ऑफ ए बी सी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ए एम का क्या फॉर्मूला होगा समानांतर माध्य का? a प्लस b/2, और जी एम का रूट अंडर ए बी। समानांतर माध्य, अभी समानांतर हम लोग क्या कर रहे थे? टीएन का वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन समानांतर माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो यह फॉर्मूला, और गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए यह फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को यहाँ पे गौर से पढ़िएगा, क्या है, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उस संख्याओं के अंतर के बराबर। समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो योग है वो संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बाई ऑप्शन ट्राई करेंगे, आसानी से बन जाएगा। कैसे? बाई ऑप्शन। हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो इस क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है? मान लीजिए विकल्प ए लेते हैं, तो बोला है कि इसके समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग, तो इन दोनों संख्या के समानांतर माध्य कितना होगा? 5 हो जाएगा। अरे 9 और 1 10/2 5, a प्लस b/2। अगर संख्या हम 9 और 1 लेते हैं तो समानांतर माध्य 9 और 1 10/2 यानी 5 होगा। और गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य हो जाएगा रूट अंडर a गुने b, तो a के जगह 9, b के जगह 1, 9 एकम 9, इसका वर्गमूल 3, यानी गुणोत्तर माध्य 3 हो जाएगा। अगर हम यह दोनों नंबर लेते हैं तो इसका समानांतर माध्य 9 और 1 10/2 यानी कि 5 होगा, और गुणोत्तर माध्य रूट अंडर 9 गुने 1 यानी 3, और इसका योग जो है वह कितना है? इसका योग के बारे में बोला है इन संख्याओं के अंतर के बराबर। तो संख्या में अंतर कितना का है? 9 और 1 में 8 का। देखिए तो बराबर है, हाँ सर बराबर है, तो विकल्प ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और भी कोई लेते हैं,
इसका निकाल के देखिए, इसका समानांतर माध्य 2 और 3 5/2 हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य √6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ ही नहीं आप पाइएगा। आगे चलिए, अगर हम विकल्प सी लेते हैं तो समानांतर माध्य क्या होगा, 4 और 1 5/2, यही तो होगा 5/2, और गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, √1 गुने 4 यानी 4, मतलब कि 2 हो जाएगा। इसका योग क्या इस संख्या के अंतर के बराबर है, नहीं है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो केवल विकल्प ए कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 है, तो संख्या ज्ञात करिए। बाई ऑप्शन हम लोग संख्या ट्राई करेंगे। ऐसा दो संख्या चुनिए ऑप्शन में से जिसका समानांतर माध्य 7 हो। 7 कब होगा, जब दोनों का योग आपका 14 होगा। समानांतर माध्य का मतलब क्या होता है, a + b/2। तो ऐसा दो संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर, जोड़ के 2 से भाग करने पर 7 है। 5 4 9/2 नहीं होगा। अच्छा, विकल्प सी हो जाएगा, 4 और 10 14/2 7। बाकी देखिए 8 5 13/2 नहीं होगा, 20 और 2 22/2 नहीं होगा। समानांतर माध्य 7 किन दो संख्या का हो सकता है, 4 और 10 का। 4 और 10 14/2। अच्छा देखिए, इसका यहाँ पे गुणोत्तर माध्य निकाल के देखिए, √4 गुने 10 √40 हो जाएगा। √40 का मान 2√10, यानी गुणोत्तर माध्य भी इसी का आपका कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। अच्छा, इस श्रेणी को गौर से देखिए, यही चीज रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, आगे भी क्या है 1 2 3 4। अब इसके 2007 पदों का योग बताना है। एक चीज सोचिए जरा सा कि यह जो ग्रुप एक बना रहा है वह कितने टर्म का बना रहा है, 4, और ग्रुप का योग कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी एक ग्रुप का योग जो है, एक ग्रुप का योग कितना है, यहाँ पे 10 है। और एक जो ग्रुप बना रहा है वह कितने कितने टर्म का बना रहा है, 4 4 टर्म का बना रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस श्रेणी के 8 पदों का योग चाहिए, तो 8 पद में 4 4 का कितना ग्रुप बना देगा, सर 8 पद में 4 4 का 2 ग्रुप बनाएगा, और एक ग्रुप का योग 10 है तो 2 ग्रुप का योग 2 गुने 10 हो जाएगा। अगर इसी तरीके का 12 पद हम लिखे तो कितना ग्रुप बनाएगा, 12/4, यानी कि 3 ग्रुप बनाएगा। अगर 3 ग्रुप बनाता है तो प्रत्येक ग्रुप का योग 10 है, तो 3 ग्रुप का योग कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 हो जाएगा। दिक्कत तब हो जाती है अगर मान लीजिए कि इसमें 5 पदों का योग निकालना होगा, तो 5 पद में 4 4 का कितना ग्रुप बनाएगा, 4 4 का आपका एक ग्रुप बनाएगा और एक पद एक्स्ट्रा रह जाएगा। एक ग्रुप बनाएगा और एक पद क्या होगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो एक ग्रुप का योग 10 होगा, और एक पद जो एक्स्ट्रा रह गया उसको यहाँ से शुरू से आप जोड़ लीजिए, यानी कि एक आप ऊपर से हम ऐड कर लेंगे। इसमें देखिए कुल मिला के कितने पदों का योग हमें निकालना है, 2007 पदों का। तो 2007 में आप भाग करिए कितना से, 4 से, क्योंकि 4 4 का ही तो ग्रुप बनाया है। तो 4 से भाग करिए, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इससे तो यह आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 0, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ भी 0 लिखिए। 7 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि अगर हम 2007 पदों की बात करें ना, तो 4 4 का कुल मिला के 501 ग्रुप बनाएगा। तो इस 501 ग्रुप का योग कितना हो जाएगा, 501 गुने 10, यानी कि 50/110। तो 50/110 तो आपका यहाँ पे योग हो जाएगा। बाकी जो है आपका कितना बच गया है, शेष कितना बचा है, 3, यानी कि यह 3 जो है वह ग्रुप नहीं बनाया। यह 4 होता तो फिर इसका योग 10 हो जाता। कितना बचा है, 3 पद आपका बच जाएगा। तो शुरू से 3 पद का योग इसमें जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 3 और 3 कितना, 6। तो 510 + 6 कितना हो जाएगा, 50/110 + 6 कितना हो जाएगा, 50/116 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दिए होते इस क्वेश्चन में कि भाई पहले 7 पदों का योग बताइए, सिंपल सा समझिए, 7 पद का योग, तो कितने कितने का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, 4 4 का। तो 4 से भाग करिए, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। शेष कितना बचा, शेष आपका 3 बचा। तो 4 4 का कितना ग्रुप बनाया, 1। तो एक ग्रुप का योग आपका 10 हो गया। इसके बाद शेष कितना बचा, 3, यानी कि 3 पद बच जाता है। अब 3 पद कहाँ से बचेगा, शुरू से ही ना। जैसे यहाँ पे 4 खत्म हुआ तो फिर से वही चीज़ तो शुरू है ना। तो हम यहाँ से 5वां 6ठा 7वां पद जोड़े या यहीं से जोड़ ले, एक ही बात है। तो 3 जो पद बचा है उसको अलग से जोड़िए, तो 1 2 3 और 3 6, यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। अगर हम आपसे कहे कि आप 13 पदों का योग बताइए, तो ग्रुप कितने कितने का बनाया, 4 4 का। तो 4 से भाग करिए, 4 × 3 = 12, शेष कितना बचा, 1।
तो यहाँ पे 4 4 का 3 ग्रुप बनाया, तो प्रत्येक ग्रुप का योग 10, तो 3 ग्रुप का 10 या 30, और एक आपका शेष बच जाता है, तो एक टर्म जो है अलग से जोड़ लीजिए, यानी एक और जोड़ लेंगे। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे किए 2007 के साथ। 2007 में जब हम लोग 4 से भाग किए तो कितना आया, 501 आया, शेष कितना बचा 4, तो 501 गुने 10 किए 5010, तो यह हो गया। और शेष जो आपका 3 बचा है उसका योग आप शुरू से निकाल लीजिए, बस यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है जीपी के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, जीपी के अंदर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म यानी अनंत पदों का योग, यह क्या होता है, a बट्टा 1 माइनस आर होता है। बहुत ही सिंपल है, a का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, पहला पद को a बोलते हैं, ठीक है, r का मतलब सारबंतर होता है। तो जीपी में अगर अनंत पदों का योग निकालना हो जाए तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।